गाजा में इस्लामिक जिहाद की जबरदस्त कार्रवाई, इजरायली सेना की गाड़ियों को उड़ाया, वीडियो किया जारी। अगली खबर में आपको बताएंगे जुमे की नमाज के बाद इजरायली फोर्सेज ने अल अक्सा मस्जिद के मुफ्ती को किया गिरफ्तार। इजरायली जुल्म के खिलाफ बोलना पड़ा महंगा। इसी के साथ आपको बताएंगे ईरान की अंतरिक्ष में बड़ी छलांग, नाहिद-2 सैटेलाइट लॉन्च में कामयाबी, अब नाहिद-3 की तैयारी शुरू। और साथ में आपको बताएंगे फिलिस्तीन को मान्यता देने के फ्रांसीसी राष्ट्रपति के ऐलान पर हमास, फिलिस्तीन, अरब देशों ने किया जमकर स्वागत, लेकिन अमेरिका इजरायल को लगी मिर्ची। इसके अलावा और भी खबरें हैं दोस्तों, खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले जो भी साथी चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, गाजा से एक बड़ी खबर सामने आई है। शुक्रवार को इस्लामिक जिहाद की सैन्य शाखा सराया अल कुद्दस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें इजरायली सेना की गाड़ियों पर घात लगाकर किए गए हमले की तस्वीरें दिखाई गई है। ये हमला हुआ गाजा के बीचों बीच शहर देर अल बलहा के पूर्वी हिस्से में, जहां इजरायली सेना की गाड़ियां दाखिल हुई थी। अल जजीरा के मुताबिक वीडियो में दिखाया गया कि सराया अल कुद्दस ने एक ज़बरदस्त बारूदी सुरंग यानी माइनफील्ड तैयार किया था, जिसमें तेज़ धमाके वाली विस्फोटक चीज़ें लगाई गई। जैसे ही इजरायली गाड़ियां उस रास्ते पर पहुंची, सारा माइनफील्ड ब्लास्ट कर दिया गया। वीडियो में साफ दिखता है कि आग के लपटें गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लेती है और कुछ ही सेकेंड में गाड़ियां तबाह हो जाती है। वीडियो के आखिर में दिखाया गया कि गाड़ियों के जले हुए टुकड़े और राख वहां बिखरी हुई है, यानी हमला पूरी तरह कामयाब रहा। बता दें कि इजरायली सेना ने 2 दिन पहले ही ऐलान किया था कि वो देर अल बलहा में अपना सैन्य ऑपरेशन ख़त्म कर चुकी है, लेकिन अब लगता है कि वो फिर से वहां लौट सकती है। इससे पहले रविवार को इजरायली सेना ने वहां रहने वाले फिलिस्तीनियों को इलाके खाली करने का अल्टीमेटम दिया था और उसके अगले ही दिन ज़मीन से हमला शुरू कर दिया गया। अब सराया और कुद्दस और दूसरी फिलिस्तीनी फौजें लगातार दक्षिण और उत्तर गाजा में इजरायली सेना पर वीडियोस के जरिए हमले दिखा रही है, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि वो किस तरह जवाब दे रहे हैं। इजरायली सेना के आंकड़ों के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 895 सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन फिलिस्तीनी फौजों का दावा है कि ये आंकड़े हकीकत से बहुत कम है। फिलिस्तीनी प्रतिरोध बलों ने अब तक सैकड़ों इजरायली गाड़ियों को या तो उड़ाया या नुकसान पहुंचाया है। साथ ही मध्यम और लंबी दूरी के रॉकेटों से इजरायली शहरों और बस्तियों पर भी हमले किए हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, एक और चौंकाने वाली खबर फिलिस्तीन के पवित्र शहर यरूशलेम यानी अल कुद्दस से आ रही है। 25 जुलाई को जुमे की नमाज के बाद इजरायली फोर्सेज ने अल अक्सा मस्जिद के खतीब और फिलिस्तीन के सबसे बड़े मुफ्ती शेख मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी अल अक्सा मस्जिद के अंदर से ही की गई, जब उन्होंने जुमे की नमाज के दौरान खुतबा दिया था। जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपने खुतबे में इजरायल की उस जुल्मी पॉलिसी की निंदा की जिसके ज़रिए वो गाजा के लोगों को भूखा रखकर दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इतना कहना इजरायली फोर्सेस को बर्दाश्त नहीं हुआ और नमाज के तुरंत बाद एक स्पेशल फोर्स मस्जिद में घुसी, ऑडियो कंट्रोल रूम में तोड़फोड़ की और मुफ्ती शेख मोहम्मद हुसैन को जबरन गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मस्जिद के गार्ड रूम और अल अक्सा मस्जिद के डायरेक्टर शेख उमर कुशवानी के ऑफिस में भी घुसपैठ की। साथ ही जुमे की नमाज के लिए आने वाले कई फिलिस्तीनी युवाओं को मस्जिद में घुसने से रोक दिया गया और कई को रास्ते में ही रोक लिया गया। ये पहली बार नहीं है। इजरायली फोर्सेज हर जुमे को फिलिस्तीनियों की एंट्री पर सख्त पाबंदी लगाती है और हज़ारों वेस्ट बैंक के रहने वालों को अल अक्सा में नमाज पढ़ने तक की इजाज़त नहीं दी जाती। अब सवाल ये है कि क्या इजरायल अब मजहबी नेताओं को भी निशाना बनाना शुरू कर चुका है? क्या मस्जिदों में बोलने की भी आज़ादी नहीं बची? क्या इजरायल इसके बहाने भी जुल्म करेंगे और मुस्लिम दुनिया ऐसी ही खामोश रहेंगे? वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। शुक्रवार सुबह ईरानी स्पेस एजेंसी ने ऐलान किया है कि उसका नया सैटेलाइट नाहिद-2 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंच चुका है और उससे पहला टेलीमेट्री डेटा यानी तकनीकी सिग्नल मिल चुका है। ये डेटा इस बात की पुष्टि करता है कि सैटेलाइट पूरी तरह से सुरक्षित है और सही से काम कर रहा है। ईरानी स्पेस एजेंसी के प्रमुख हसन सालरी ने बताया कि अब एजेंसी अगली पीढ़ी के सैटेलाइट नाहिद-3 पर भी काम कर रही है, जो अभी निर्माण के दौर में है। दरअसल नाहिद-2 को रूस के ओस टोचनी कोस्मोड्रोम से सोयूज रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया
और इसे ईरानी स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट वो ISA ने मिलकर तैयार किया है। ये सैटेलाइट पहले के नाहिद-1 का अपग्रेडेड वर्जन है। ईरान साल 2005 से लगातार स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और अब उसकी कोशिशें रंग लाने लगी है। दोस्तों आपको बता दें कि नाहिद-2 एक माइक्रो सैटेलाइट है जो लो अर्थ ऑर्बिट में 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर काम करेगा। इसका वजन करीब 110 किलो है और इसे बनाने में कई ईरानी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने मिलकर काम किया है। इस सैटेलाइट के जरिए ईरान पहली बार अपनी कू बैंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अंतरिक्ष में टेस्ट करेगा, जो भविष्य में जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट जैसे बड़े संचार प्रोजेक्ट की नींव रखेगा। ये मिशन ईरान के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है, खासकर जब पूरी दुनिया में स्पेस रेस तेज हो रही है। आने वाले वक्त में ईरान लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स की पूरी कड़ी और उन्नत टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम बनाने की दिशा में काम करेगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रोन ने ऐलान किया है कि सितंबर में फ्रांस फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में आधिकारिक मान्यता देगा। ये फैसला इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर एक अहम मोड़ माना जा रहा है। यूरोप के सबसे प्रभावशाली देश फ्रांस की इस घोषणा का फिलिस्तीनी अथॉरिटी, हमास और सऊदी अरब जैसे अरब देशों ने जोरदार स्वागत किया है। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंसाफ और फिलिस्तीनी जनता के आत्मनिर्णय के समर्थन में एक ऐतिहासिक पहल बताया है। दूसरी ओर इस कदम पर इजराइल और अमेरिका ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, यानी उसे जमकर मिर्ची लगी है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे आतंकवाद को इनाम देने वाला फैसला बताया, जबकि उनके सहयोगियों ने इसे फ्रांस के इतिहास पर धब्बा कह दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी चेतावनी दी कि यह फैसला हमास के प्रचार को बढ़ावा देगा और शांति प्रयासों को नुकसान पहुंचाएगा। मैक्रोन ने साफ किया कि फ्रांस का मकसद मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति स्थापित करना है और फिलिस्तीनी जनता को उनका हक दिलाना है। उन्होंने राष्ट्रपति महमूद अब्बास को चिट्ठी लिखकर भरोसा दिलाया कि ये कदम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट कर शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही 28-29 जुलाई को न्यूयॉर्क में होने वाली फिलिस्तीन पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में फ्रांस और सऊदी अरब मिलकर अध्यक्षता करेंगे, जो इस मुद्दे को वैश्विक स्तर पर और मजबूत करेगा। इस फैसले को दो राष्ट्र समाधान की दिशा में एक साहसिक कदम माना जा रहा है, जो इजरायली कब्जे को खत्म कर शांति बहाली की उम्मीद को फिर से जगा रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 1000 साल पुराने दो शिव मंदिरों को लेकर शुरू हुआ संघर्ष दूसरे दिन भी जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज दोनों देशों के बीच सीमा पर 12 जगहों पर झड़पें हुई है। थाई सरकार ने बताया कि 1 लाख से ज़्यादा लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अब तक थाईलैंड के 15 लोगों की मौत हुई है। इसमें 1 सैनिक और 14 आम लोग हैं, 16 घायल हुए हैं। अभी तक कंबोडिया की तरफ से मारे गए या घायलों की कोई आधिकारिक संख्या नहीं बताई गई है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में एक शख्स के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। वहीं थाईलैंड ने कंबोडिया की सीमा से लगे 8 जिलों में मार्शल लॉ घोषित कर दिया है। थाईलैंड के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि सीज फायर की बात करना अभी जल्दबाजी होगी, जब तक कंबोडिया अपनी आक्रामक कार्रवाई नहीं रोकता। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। ऐसी ही मध्य पूर्व और दुनिया भर की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।